हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? इंग्लिश की ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में मैं संतोष प्रजापति आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से शुरू करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट सेक्शन में टेंस से ही शुरू किया जाता है। बच्चों, आप लोग चूँकि 10th बोर्ड दिए हो और एक अच्छा ग्रामर पढ़ करके आए हो तो मैक्सिमम चीज़ें आपको टेंस के विषय में मालूम ही होंगी। लेकिन एक बार हम लोग पूरी तरीके से टेंस को निचोड़ करके पढ़ते हैं, व्यापक सेंस में पढ़ते हैं ताकि कुछ छूटने ना पाए। बच्चों, आपको मालूम है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं जिनको आप इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम देते हो। तो अगर हम 3 टेंस और उसकी 4 सब कैटेगरीज को जोड़ें तो 12 टेंसेस होते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में अच्छे से चर्चा करेंगे। पढ़ाया जाता होगा, जैसा कि आप बेसिक चीज़ें मालूम किए होंगे, कि जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे वह बाजार जाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, 2 और 2 4 होते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो पहचानना आसान है बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ता है, ती है, ते हैं अगर मेन वर्ब में लगा रहता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। नियम क्या बनाते हैं इसके असर्टिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, और अगर मेन वर्ब प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो हम मेन वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। लेकिन चलो कुछ चर्चा कर लें कि कहाँ पर हम यस या ईएस लगाएंगे और कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो क्लियर हो गया। यस या ईएस को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यदि कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब आप जानते हो जिसके रूप बदलते हैं उसे मेन वर्ब कहते हैं। यदि किसी मेन वर्ब का अंत ओ से हो रहा हो, यानी मेन वर्ब एंडिंग विथ ओ, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसमें ईएस जोड़ेंगे। जैसे डू है, डी ओ, ओ पे समाप्त हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? डज बनाएंगे। जैसे गो है, ओ पे इंड हो रहा है ना, तो हम उसमें गोज लगाएंगे। तो अगर किसी मेन वर्ब का अंत ओ से होता है तो हम उसमें ई एस जोड़ते हैं, याद रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा भी आप देखो, यदि किसी मेन वर्ब का अंत डबल यस से हो, जैसे पास डबल यस से हो या एस एच से हो, 2 वर्ड याद रखिएगा, 2 लेटर याद रखिए। यदि किसी मेन वर्ब के अंत में डबल यस या यस एच लगा है तो हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। जैसे पास, पास माने गुजरना, तो क्या हो जाएगा? पासेस। पुश, अंत देखो यस यस से हो रहा है तो क्या बनेगा? पुशेस, पुश माने धक्का देना।
ऐसे है रश, तेजी से, तो रश का क्या हो जाएगा, RUSH है, रस है। जैसे वास है, WASH, वाश, वाश माने धोना, SH पे इंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसका WASHES, वासेस। तो अगर किसी मेन वर्ब का अंत ओ से हो तो हम उसमें ES जोड़ेंगे। अगर किसी मेन वर्ब का अंत ES या SH से हो तो भी हम उसमें ES जोड़ेंगे। अगर कोई मेन वर्ब Y पे समाप्त हो रहा है और उस Y से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, यदि कोई मेन वर्ब Y से समाप्त हो रहा और Y के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट दिया है तो हम ES जोड़ते हैं। और एक फार्मूला आपको याद भी होगा कि जब भी Y में ES जोड़ते हैं तो हम Y को I में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे क्राई, CRY, तो Y को I में कन्वर्ट करेंगे और ES लगाएंगे तो क्राई का क्राइस हो जाएगा CRIES। ऐसे मान लीजिए ट्राई दे दिया है तो ट्राई को क्या करोगे, TRIES। फ्लाई का फ्लाइज, मैरी का मैरीज। तो यदि किसी मेन वर्ब का अंत Y से हो और Y के पहले एक कॉन्सोनेंट लगा हो तो हम Y को I में बदल देते हैं और उसके बाद ES का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट ना देकर वावेल दिया हो तो हम Y को I में नहीं बदलते हैं, तो हम केवल यस का प्रयोग करते हैं। जैसे से है, यस AY, Y के पहले एक वावेल आ गया तो क्या हो जाएगा, सेज, यस AYS। प्ले दिया है तो प्ले को हम क्या बदलेंगे, प्लेज, PLAYS। अब थोड़ा और भी हम लोग समराइज करें। यदि किसी मेन वर्ब के अंत में O लगा है, CH लगा है, SH लगा है, X लगा है, Z लगा है, तो आप हमेशा ध्यान रखें ऐसे वाक्य में हम ES का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट एंड डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस यस या ES मेन वर्ब में लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ES, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर ये निगेटिव सेंटेंस में होता है तो हम यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव में आता है और क्या से शुरू होता है तो हम वाक्य का प्रारंभ डू या डज से करते हैं। यानी बनेगा क्या, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मेन कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ या इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, व्हाट, व्हिच, व्हेन, हुज, हुम, जो भी दिया है, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर कोई भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नो या नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। जैसे मान लो कह दिया कि राम घर जाता है, क्या बनेगा, राम गोज होम।
वह अपना काम करता है। He does his work। रवि पेन से नहीं लिखता है। रवि डज नॉट राइट विथ पेन। इंट्रोगेटिव में अगर मान लो दे दिया है, जैसे क्या वह वहां रोज जाता है, क्या बनेगा? डज ही गो देयर डेली। वह वहां क्यों जाता है? वाई डज ही गो देयर। ऐसे बनाएंगे। ये बेसिक था। इतना आप लोग अपने हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वह होता है जब मेन वर्ब में ता है ती है जुड़ा होता है। इसके अफर्मेटिव में यस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म लगता है, जबकि बाकी बचे वाक्यों में चाहे निगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, डू या डज और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो इतना जब बेसिक सीखे हैं तो नया क्या है? आओ हम लोग नया देखते हैं कुछ और उसी में। प्यारे बच्चों, अगर वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है तो वह वाक्य हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जैसे मान लो दे दिया चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ऐसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया गया है तो ध्यान रखना वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। एक कंडीशन, ऐसे हम 10 कंडीशन आपको बताते हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से देखना है। दूसरा देखो, अगर वाक्य में कोई प्रिंसिपल दिया है यानी सिद्धांत दिया है, प्राय प्रिंसिपल इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर हम लोग साइंस में पाते हैं, मैथ में पाते हैं। हमको नीति शास्त्र समाज कार्य ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वाक्य में कोई प्रिंसिपल दिया है तो भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। साइंस के सब स्टूडेंट हो, सबको अच्छी तरीके से मालूम है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बनेगा क्या? वाटर बॉइल्स। बॉइल्स लग रहा है, सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस, यानी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस है। या और देखें, आयल फ्लोट्स। फ्लोट्स माने तैरता है। आयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ए हनी इज स्वीट। यानी ये आपका कोई ना कोई प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कोई भी होगा तो वह वाक्य हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यदि तीसरा टॉपिक देखते हैं इसका, यदि वाक्य में कोई रेगुलरिटी दी जाती है या कोई हैबिचुअल एक्टिविटी दी जाती है या कोई रेपिटेशन एक्टिविटी दी जाती है, तो भी प्यारे बच्चों याद रखना वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी रेगुलरिटी हो, हैबिचुअल एक्टिविटी हो या कोई रिपीटेड एक्टिविटी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock। अब ये रोज की स्थिति हो गई, रेगुलरिटी हो गई। जैसे ही नेवर टेल्स ए लाई, ये रेगुलरिटी हैबिचुअल हो गया। या सी ऑलवेज हेल्प्स मी, ये उसकी हैबिट हो गई। तो अगर वाक्य में कोई हैबिट दे दिया गया है, वाक्य में किसी कार्य का रेपिटेशन हो गया है, जैसे ही ऑलवेज कम्स टू मी या ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल, तो ये आपका रेगुलरिटी हो गई, रेपिटेशन हो गया। तो यह वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। वैसे भी आप याद रखो कि कुछ सर्टेन एडवर्ब्स हैं
कोई भी जो समय होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कुछ एडवर्ब का प्रयोग प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में आदत का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में आदत का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। या ऐसे भी समझो, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, अगर वे शब्द आते हैं वाक्य में तो वह वाक्य याद रखना हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का अपोजिट नेवर। तो अगर ऑलवेज लगा नेवर बन लगा तो ध्यान रखना मैक्सिमम वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ऑफन है, यूजुअली है, स्कार्सली है, ऑकेजनली है, रेयरली है, सेल्डम, समटाइम्स एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, अगर ये आएंगे तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। उसी में आप डेली भी जोड़ लो, उसी में आप एवरीडे भी जोड़ लो, रेगुलरली जोड़ लो, तो यह वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे कुछ भाव देखो, आई टेक टी विदाउट शुगर, या ही गोज टू स्कूल एवरी डे, आई ऑफन आस्क क्वेश्चन टू माई टीचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और देखा जाए अधिकार यानी पोजीशन का भाव प्रकट करने के लिए कहीं पर भी पोजीशन दिखलाना हो तो भी हम वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर अधिकार प्रकट किया जा रहा है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। या ही ओज ए पॉज कार, उसके पास एक सुंदर कार है, वाक्य किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो वाक्य कहीं पर भी कोई अधिकार है, कहीं पर भी कोई पोजीशन शो करना है तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वह वाक्य सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। और भी देखा जाए, अगर वाक्य में कोई ह्यूमन फीलिंग्स दे दिया जाए, वाक्य में कोई ह्यूमन इमोशन दे दिया जाए, वाक्य में कोई मेंटल एक्टिविटी दे दी जाए, तो ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन इमोशंस, मेंटल एक्टिविटी दे दी जाती है तो भी वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम बोले, वी लव आवर कंट्री, ये आपका ह्यूमन इमोशन है, हम अपने देश से, हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। आई लव द रेड रोजेज, या आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई नो दैट ही कैन नॉट डू दिस, आई थिंक ही इज ऑलवेज राइट। ये कुछ ह्यूमन फीलिंग्स, ये कुछ ह्यूमन इमोशंस है, एक्टिविटीज हैं। तो आप वाक्य को किस में बनाओगे? वाक्य को ध्यान रखना बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं उसे। अगला और देखा जाए बच्चों, अगर किसी बीती हुई घटना को या बीती हुई कोई कथा है, अशोक की कथा, राम की कथा, लॉर्ड कृष्णा की कथा, कोई भी पुरानी कथा है, उसको मूल रूप में वर्णन करना है, या किसी बीती हुई घटना को कथा कहानी के रूप में अगर वर्णन करना है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा कथा टाइप का बताएं, द एम्परर अशोक, सब लोगों ने नाम सुना होगा, सम्राट अशोक का, कलिंग का युद्ध लड़ा था, बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। द एम्परर अशोका नाउ राइड्स ए हॉर्स, एम्परर अशोक एक घोड़े पे सवारी किए बैठे एंड लीड्स द फोर्सेस अगेंस्ट द बैटल ऑफ कलिंग, और कलिंग के युद्ध में सेना के खिलाफ नेतृत्व किए। किसके? कलिंग के राजा के सेना के खिलाफ नेतृत्व किए। द बैटल फील्ड टर्न्स रेड with blood of the slain. Ashoka sees the blood shed with his own eyes
and feels that he is the cause of the destruction. एक कहानी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, और भी ऐसे बनाया जाए। In the broad daylight, some terrorists attack the village. They open fire and kill many villagers and carry away whatever they see. For example, all the cash and ornaments. तो अगर किस बीती हुई घटना है, अगर हम उसको कथा के रूप में वर्णन करना चाहेंगे तो हम प्यारे बच्चों उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। अगला देखा जाए बच्चों, यदि भविष्य में होने वाला कोई कार्यक्रम, भविष्य में होने वाला कोई निर्णय पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए अगर मान लो किया जाता है और इससे फ्यूचर टेंस का बोध होता है, तो भी ध्यान रखें हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसे और शॉर्ट करके हम आपको बताएं कि अगर भविष्य काल में कोई भी चीज पूर्ण रूप से निश्चित है, जैसे आप लोग का रिजल्ट आना होता है तो 15-20 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में, मीडिया में हो जाता है कि फला तारीख को बोर्ड का रिजल्ट आएगा, प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो 1 महीना पहले से ही खबर लग जाती है। यानी कुछ भी राजनीतिक हलचल होने वाली होती है तो आपको पता चल जाता है। तो अगर ऐसे ही कोई भी कार्यक्रम पहले से निर्धारित है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, लेकिन हिंदी का भाव फ्यूचर में आएगा। जैसे प्रेजेंट सीएम योगी जी आ रहे हैं तो उन्हीं पे एक सेंटेंस बनाया जाए, द सीएम मिस्टर योगी, या ऐसे बना, द सीएम मिस्टर योगी आदित्यनाथ कम्स टू गोरखपुर टुमारो। बने क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर आएंगे। कल आएंगे ना, आज चर्चा हो रही है, अब कल का उनका कार्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित है तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ कम्स टू गोरखपुर टुमारो। या और एग्जांपल लो, शी लीव्स फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेक्स्ट संडे, यानी वह अगले संडे को अमेरिका जाके लिए प्रस्थान करेगी, लेकिन अब नेक्स्ट संडे को उसका कार्यक्रम पूरी तरीके से निर्धारित है। तो वाक्य आपका भाव तो फ्यूचर का देगा, लेकिन बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी शी लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट संडे। या और भी हम लोग ले सकते हैं इसको, छोड़ो इसको हटाया जाए हम लोग और देखें। अब तो आप लोग को मालूम ही हो गया कि पूर्व फ्यूचर में यानी भविष्य काल में अगर कोई भी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगला, यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान से समझना इसको, ये कंडीशन बहुत आता है, यानी हम इसको एक शब्द में कंडीशनल सेंटेंस भी कर सकते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तथा समय, शर्त, बोध कराने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर दिया है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि वाक्य में कोई शर्त दिया गया है, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ से ही बनता है, तो आप याद रखिएगा कि इफ के तुरंत बाद का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और बाकी बचा हुआ क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, यानी ऐसे भी देख लें, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखो, वी शैल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स। अब देखो, इफ के बाद का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बाद इसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे द टीचर विल टीच हिम
if he comes, या he will win if he runs fast, या I shall wait till you finish your lunch। तो ऐसे अगर वाक्य में कोई भी कंडीशन दिया गया है तो एक क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट, द्वितीय क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, यानी आपका प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा और सब ऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। और देखा जाए इसको, अगर आपको टेंस समझ में आने लगा तो आप किसी भी प्रकार का ट्रांसलेट, कोई भी प्रकार का शॉर्ट आंसर सब आप अच्छी तरीके से कर लोगे। इसीलिए टेंस पर, उसके एक एक रूल्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर प्यारे बच्चों कोई मैच दिया है या कोई भी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाना है, यानी कमेंट्री करनी है, तो उसे लिविंग बनाने के लिए, लाइव बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा वो कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। जब भी आप मैच देखते होगे, प्राय देखो 2020 मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, फिर वनडे होता है, टेस्ट होता है, फुटबॉल के बहुत सारे मैचेस होते हैं, तो कोई भी मैच की कमेंट्री अगर है तो ध्यान रखिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा लासिथ मलिंगा का नाम, श्रीलंका का एक खूंखार बॉलर है। लासिथ मलिंगा थ्रोज द बॉल, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं, लासिथ मलिंगा थ्रोज, थ्रोज कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लासिथ मलिंगा थ्रोज द बॉल, रोहित शर्मा moves a bit and hits the ball and scores 6 runs। ये देखो आपकी एक कमेंट्री हुई और ये बना किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें मैंने थ्रोज यूज किया, इसमें मैंने moves a bit यूज किया, हिट यूज किया, स्कोर्स यूज किया, यानी ये पूरा का पूरा वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना। आप लोग न्यूज़पेपर भी देखते होंगे, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें जो जिस समय आपके पास पेपर है उस समय सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, यानी भूतकाल की कहानी आज आपके हाथों में न्यूज़पेपर के रूप में है। तो अखबार में भूतकाल की कोई भी घटना दी गई है, अखबार में भूतकाल का कोई भी विवरण अगर आपको देना है तो वह विवरण प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि बस्ती में लगभग 200, बस्ती के जेल में लगभग 200 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आज हम मान लो न्यूज सुन रहे हैं, घटना तो हो गई, तो बनाओगे कैसे, 100 about 200 prisoners in बस्ती prison फाइंड से कोरोना पॉजिटिव। अब देखो आप प्रेजेंट में अखबार पढ़ रहे हो, कहानी लेकिन अतीत की है। या मान लो कुछ भाग ही गए जेल से, तो 3 prisoners escape फ्रॉम बस्ती जेल। तो घटना अतीत की थी, लेकिन जब भी आपको हेडलाइन देना होगा न्यूज़पेपर में तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। और भी देखिए इसे, अगर कोई वाक्य हेयर या देयर से शुरू हो रहा है, यहां और वहां से प्रारंभ होता है, यानी हेयर या देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ध्यान रखना बच्चों, प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे, जिससे किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। प्रायः आप सुनते होंगे हियर कम्स द प्रिंसिपल, कम्स वर्ड यूज कर रहा हूं, हियर कम्स द प्रिंसिपल, देयर गोज ए पॉज कार, या हियर सी ब्लोज। तो ऐसे कई प्रकार के वाक्य हियर और देयर से शुरू होते हैं। तो हियर और देयर से शुरू होने वाले वाक्य
प्रायः बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। कभी कभी प्यारे बच्चों एम्फेटिक सेंटेंस के रूप में यानी जोरदार कथन सूचक रूप में कुछ वाक्य आते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आई नो इंग्लिश, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर हम आई डू नो इंग्लिश बोल दें तो हिंदी क्या हो जाएगी? मैं अंग्रेजी अवश्य जानता हूं। तो अगर कभी भी मेन वर्ब से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं तो यह एम्फेटिक सेंटेंस उसी का हो जाता है। और एम्फेटिक सेंटेंस में हम प्रायः मेन वर्ब से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गोज देयर, वह वहां जाता है। यस, यही यस लगा है ना, सब्जेक्ट सिमिलर है तो क्या बनेगा? ही डज गोज देयर, वह वहां अवश्य जाता है। जैसे आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूं। अब इसी को एम्फेटिक बनाना है तो क्या बनाओगे? आई डू लर्न माई लेसन। जैसे ही एब्यूजेज हिम, वह उसे गाली देता है। एब्यूजेज है यानी यस या यस लगा, वाक्य सिंगुलर है। तो आप इसको एम्फेटिक बनाने के लिए क्या करोगे? ही डज अब्यूजेज हिम। तो अगर कभी भी मेन वर्ब से पहले हम डू या डज लगाते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है, यानी जोरदार कथन सूचक वाक्य बन जाता है। और ऐसे वाक्य का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें अवश्य या जरूर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी यदि वाक्य में मेन वर्ब में ता है ती है लगा है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंट्रोगेटिव है और क्या से शुरू हुआ है तो हम डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव वर्ड से वाक्य हम शुरू जब करते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्य केवल निगेटिव है तो डू डज के बाद नॉट लगता है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर डू डज है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरीके से देखिए, घर पे अच्छे से ट्रांसलेट करिए, एक एक टेंस का आप समापन करिए। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट।